नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कूटनीतिक चाल पर बात कर रहे हैं जिसने काफी लोगों का ध्यान खींचा है। भारत ने आधिकारिक तौर पर तुर्की के राष्ट्रीय दिवस समारोह का बहिष्कार किया है। ये दिन मतलब 29 अक्टूबर तुर्की गणराज्य के स्थापना का दिन है और जाहिर है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये है कि भारत ने इस बार दूरी क्यों बनाई? ठीक है, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। देखिए, इस बहिष्कार का जो समय है और जो संदर्भ है वो काफी अहम है। जो सूत्र हमें मिले हैं उनके अनुसार इसका सीधा संबंध हाल की घटनाओं से है। खासकर तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया, हथियार भी दिए। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर से मतलब है भारत का वो हालिया सीमा पार सैन्य अभियान जिसमें पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। तो तुर्की का उस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा होना और उसे सैन्य मदद देना ये भारत के हितों के तो साफ तौर पर खिलाफ था। आज की हमारी ये जो बातचीत है ये पूरी तरह से हमें मिले स्रोतों पर आधारित है। हमारा मकसद है इस एक कूटनीतिक कदम मतलब बहिष्कार के पीछे जो गहरी भू राजनीतिक रणनीति छिपी हो सकती है उसे समझना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कदम भारत, तुर्की, पाकिस्तान और हाँ साइप्रस और ग्रीस के बीच जो एक जटिल समीकरण चल रहा है उससे कैसे जुड़ा है। ये सिर्फ एक द्विपक्षीय मामला नहीं लगता बल्कि शायद एक बहुपक्षीय शतरंज की बिसात का हिस्सा है। तो हुआ ये कि जब नई दिल्ली में तुर्की के राजदूत ने अपने देश के राष्ट्रीय दिवस पर समारोह रखा तो भारत सरकार का कोई भी आधिकारिक प्रतिनिधि वहां नहीं गया। डिप्लोमेसी की दुनिया में इस तरह गैर मौजूद रहना ये अपने आप में एक बहुत जोरदार और साफ संदेश माना जाता है। ये महज कोई अनदेखी नहीं थी बल्कि एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। आपने सही कहा, ये संदेश बहुत साफ था और जैसा आपने बताया भी, इसके पीछे जो फौरी वजह बताई जा रही है वो तुर्की का पाकिस्तान को खुला समर्थन है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हथियारों की सप्लाई। सूत्रों से पता चलता है कि इसमें शायद ड्रोन तकनीक और कुछ और अहम रक्षा उपकरण शामिल थे। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि ये कदम महज एक जज्बाती रिएक्शन नहीं लगता, बल्कि ये भारत की तरफ से एक सोची समझी, कह सकते हैं रणनीतिक कार्रवाई का हिस्सा ज्यादा लगता है, जिसका मकसद शायद तुर्की को उसकी नीतियों के नतीजों से वाकिफ कराना है। और इसी रणनीति का एक दिलचस्प पहलू ठीक उसी वक्त सामने आया। साइप्रस, जो भूमध्य सागर में एक अहम द्वीप देश है और तुर्की का एक प्रमुख भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी, जिसका उत्तरी हिस्सा पता ही है 1974 से तुर्की के सैन्य कब्जे में है। तो साइप्रस के विदेश मंत्री ठीक उसी दिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे जिस दिन भारत ने तुर्की के समारोह का बहिष्कार किया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरा तालमेल दिखता है? देखिए, राजनयिक दुनिया में ऐसे इत्तेफाक अक्सर काफी सोचे समझे होते हैं। साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस का ठीक उसी दिन दिल्ली में होना और बड़ी बैठकें करना, वो भी तब जब भारत तुर्की को एक तरह से कूटनीतिक झटका दे रहा था, ये यकीनन एक अहम संकेत है। और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो भाषण दिए उनमें भी इस तरफ इशारा किया। उन्होंने नई दिल्ली में एक थिंक टैंक कार्यक्रम में बिना सीधा नाम लिए अपने द्वीप पर एक आक्रमणकारी और कब्जा करने वाले देश का जिक्र किया। और फिर कहा कि यही देश इस क्षेत्र में कई दूसरे देशों का सहयोगी भी है। ये साफ तौर पर तुर्की और उसके पाकिस्तान के साथ जो गहरे रिश्ते हैं उस पर एक टिप्पणी थी। और इस यात्रा में सिर्फ इशारे ही नहीं थे। भारत और साइप्रस ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए ठोस कदम भी उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने साइप्रस के विदेश मंत्री के साथ मिलकर इंडिया साइप्रस जॉइंट एक्शन प्लान 2025-29 की प्रगति की समीक्षा की। इस प्लान में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। ये दिखाता है कि दोनों देश सिर्फ तुर्की के विरोध में ही साथ नहीं आ रहे बल्कि अपने आपसी हितों को भी सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो साइप्रस का रणनीतिक महत्व भारत के लिए कई गुना बढ़ जाता है। हालांकि ये एक छोटा देश है पर यह यूरोपीय संघ का पूरा सदस्य है। और यहाँ एक अहम बात यह है कि 2026 के दूसरे हाफ में साइप्रस यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालने वाला है। अब भारत के लिए इसका क्या मतलब है? पहला, भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA पर बातचीत चल रही है जो काफी पेचीदा है। तो साइप्रस, फ्रांस जैसे जो भारत समर्थक देश हैं EU में, उनके साथ मिलकर भारत के पक्ष में माहौल बनाने में मदद कर सकता है
और उन मुश्किल व्यापार नियमों पर बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है जहां शायद कुछ दूसरे सदस्य देश हिचकिचाते हों। दूसरा, अपनी अध्यक्षता के दौरान साइप्रस के पास ईयू के एजेंडे को प्रभावित करने का एक मंच होगा। वो इस मंच का इस्तेमाल तुर्की के आक्रामक रवैये या मान लीजिए पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद जैसे मुद्दों पर ईयू को ज्यादा मुखर बयान देने या ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए भारत का साइप्रस के साथ नजदीकी बढ़ाना केवल द्विपक्षीय फायदे के लिए नहीं है, इसके गहरे यूरोपीय और रणनीतिक आयाम भी हैं। यह तुर्की पर एक तरह से बहुपक्षीय दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तुर्की की इन कार्रवाइयों और भारत की प्रतिक्रिया को समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि भारत को लेकर तुर्की में आम राय कैसी है और वो इस क्षेत्र में अपनी भूमिका कैसे देखता है। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर का एक ग्लोबल सर्वे आया था और उसके नतीजे थोड़े चौंकाने वाले थे। सर्वे के मुताबिक तुर्की दुनिया के उन देशों में टॉप पर था जहां भारत के प्रति सबसे ज्यादा नकारात्मक नजरिया पाया गया। करीब 56% लोगों ने भारत के प्रति प्रतिकूल राय रखी। किसी और बड़े देश में भारत को लेकर इतनी नेगेटिविटी नहीं दिखी। हाँ, और ये नेगेटिविटी सिर्फ जनमत सर्वेक्षणों तक ही सीमित नहीं है, ये ऑनलाइन दुनिया में भी साफ दिखती है। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर x.com पर भारत के खिलाफ अक्सर जो एक तरह के संगठित दुष्प्रचार अभियान चलते हैं या जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उनमें तुर्की और पाकिस्तानी नेटवर्क्स की भागीदारी काफ़ी प्रमुख होती है। कई बार तो ये बिल्कुल सुनियोजित लगता है, किसी खास मुद्दे पर भारत विरोधी नैरेटिव बनाने की कोशिश जैसा। ये दिखाता है कि ज़मीनी स्तर पर और डिजिटल स्पेस में भी एक तरह का वैचारिक टकराव चल रहा है। ऐसा लगता है कि तुर्की हाल के सालों में दक्षिण एशिया और आसपास के इलाकों में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शायद एक नई क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर उभरने की उसकी महत्वाकांक्षा है। इसका एक उदाहरण हमने तब देखा जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया था। तुर्की ने आगे बढ़कर मध्यस्थता करने की पेशकश की और कहा कि वो दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की बैठक तुर्की में कराने को तैयार है। लेकिन वो कोशिश बुरी तरह फेल हो गई। दोनों पक्ष बैठक के लिए तैयारी नहीं हुए और इस नाकामी के फौरन बाद पाकिस्तान के तत्कालीन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ में एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने अफगान तालिबान को धमकी देते हुए कहा कि अगर वे नहीं सुधरे तो हम उन्हें वापस गुफाओं में धकेल देंगे। स्रोत इस पर टिप्पणी करते हैं कि ये भाषा अमेरिका जैसी महाशक्ति के मुंह से तो ठीक लगती है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी धमकियां देने से पहले शायद अपनी सीमाएं और बाहरी मदद पर अपनी निर्भरता याद रखनी चाहिए थी। ये घटनाक्रम दिखाता है कि तुर्की की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं तो हैं, लेकिन उसका असल असर शायद अभी उतना नहीं है जितना वो दिखाना चाहता है। और शायद यही आकलन भारत को तुर्की के जो स्थापित प्रतिद्वंदी हैं जैसे साइप्रस और अब ग्रीस, उनके साथ और ज्यादा सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल। अब इस कहानी में एक और अहम किरदार जुड़ता है ग्रीस। ग्रीस भी तुर्की का एक पारंपरिक और प्रमुख प्रतिद्वंदी है। दोनों देशों के बीच एजियन सागर में समुद्री सीमाओं, हवाई क्षेत्र के उल्लंघन और द्वीपों पर संप्रभुता को लेकर दशकों पुराने और गहरे विवाद हैं। हाल के सालों में ये तनाव कई बार बढ़ा भी है और यहाँ समीकरण और भी पेचीदा हो जाता है जब हम देखते हैं कि तुर्की का सरकारी मीडिया जैसे कि TRT वर्ल्ड हाल में इस बात पर चिंता जता रहा है कि भारत ग्रीस के साथ अपने सैन्य और रक्षा संबंधों को तेजी से मजबूत कर रहा है। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच हाई लेवल मिलिट्री दौरे हुए हैं और जॉइंट एक्सरसाइज भी बढ़ी हैं। तुर्की इसे महज सामान्य द्विपक्षीय सहयोग के तौर पर नहीं देख रहा है। ग्रीस को अपनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें बेच सकता है, जैसे ब्रह्मोस या उससे भी एडवांस कोई सिस्टम। हम यहाँ उन मिसाइलों की बात कर रहे हैं जिनकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और इस डर का सीधा संबंध, जैसा कि सूत्रों ने इशारा किया है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइलों के प्रदर्शन से है। तुर्की ने करीब से देखा कि भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तानी एयरबेस और दूसरे ठिकानों को कितनी सटीकता से और कितना असरदार नुकसान पहुंचाया। अब उन्हें ये चिंता सता रही है कि अगर यही या इससे मिलती जुलती मिसाइल क्षमता ग्रीस के हाथ लग गई तो एजियन सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में शक्ति संतुलन नाटकीय रूप से बदल सकता है। इतनी रेंज ग्रीस को एजियन सागर के पार तुर्की के मुख्य भूभाग में जो अहम रणनीतिक ठिकाने हैं जैसे मिलिट्री पोर्ट्स, एयरबेस, कमांड सेंटर, वहां तक पहुंचने की क्षमता दे देगी।
ये मौजूदा जो गतिरोध है उसे तोड़ सकता है। यहाँ जो पैटर्न उभर रहा है वो ये है कि तुर्की मीडिया और शायद वहाँ का रणनीतिक खेमा भी भारत के ग्रीस के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग को सीधे तौर पर पाकिस्तान तुर्की थुरी पर भारत की प्रतिक्रिया के रूप में देख रहा है। वो इसे जैसे कुतैसा वाली रणनीति समझ रहे हैं कि अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ देगा तो भारत ग्रीस को मजबूत करके उसका जवाब देगा। ये दिखाता है कि कैसे दो देशों भारत तुर्की के बीच का तनाव अब तीसरे और चौथे देश ग्रीस, साइप्रस, पाकिस्तान को शामिल करते हुए एक जटिल बहुपक्षीय खेल का रूप ले रहा है। यह अब सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय शतरंज के बिसात पर खेला जा रहा है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें, राष्ट्रीय दिवस का बहिष्कार, साइप्रस के विदेश मंत्री की यात्रा का समय, ग्रीस के साथ बढ़ते सैन्य संबंध और तुर्की की चिंताएं, तो ये साफ हो जाता है कि भारत का ये कदम कोई अकेली अचानक हुई घटना नहीं है। ये एक बड़ी, सोची समझी और संभवतः एक लंबी चलने वाली भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगता है। बिल्कुल, ये एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति दिखती है। एक तरफ ये तुर्की की उन खास कार्रवाइयों जैसे पाकिस्तान को सैन्य मदद देना का सीधा और मुखर जवाब है। ये एक संदेश है कि भारत ऐसी हरकतों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। दूसरी तरफ ये तुर्की के जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं, यानी साइप्रस और ग्रीस, उनके साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करके तुर्की पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश भी है। ये भारत, तुर्की, ग्रीस और साइप्रस के बीच शक्ति संतुलन के समीकरणों को फिर से परिभाषित करने की कोशिश है, ऐसा लगता है। हम इन चार देशों के बीच एक जटिल क्वाड्रैंगल यानी चतुष्कोण को विकसित होते हुए देख रहे हैं, जहां हर देश की चाल दूसरे को प्रभावित कर रही है। ऐसा लगता है कि भविष्य में हमें इन देशों के बीच और भी महत्वपूर्ण रणनीतिक और कूटनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। ये निश्चित रूप से एक जटिल भू राजनीतिक पुनर्संरेखण का संकेत है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने जो स्रोत देखे, उनके आधार पर भारत का तुर्की के राष्ट्रीय दिवस समारोह का बहिष्कार महज एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं है। ये तुर्की की विशिष्ट कार्रवाइयों, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दिए गए समर्थन की सीधी प्रतिक्रिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह कदम एक व्यापक भूराजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी नजर आता है, जिसमें भारत सावधानीपूर्वक तुर्की के प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों साइप्रस और ग्रीस के साथ अपनी साझेदारी को न केवल मजबूत कर रहा है, हाँ, बल्कि उसे एक रणनीतिक गहराई भी दे रहा है, कह सकते हैं। और ये विश्लेषण हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि तुर्की इस संभावना से चिंतित है कि भारतीय मिसाइलें ग्रीस तक पहुंच सकती हैं। हमने ये भी देखा कि भारत अब बहिष्कार और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुखर कूटनीतिक औजारों का इस्तेमाल करने से हिचकिचा नहीं रहा है। तो सवाल ये उठता है कि दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाली इस विकसित होती भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर भविष्य में हमें और कौन से गैर सैन्य दबाव के तरीके या फिर नए तरह के गठबंधन उभरते हुए दिख सकते हैं? क्या आर्थिक लीवर का इस्तेमाल होगा, या सूचना युद्ध का, या फिर अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को इस समीकरण में लाने की कोशिश की जाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये जटिल रणनीतिक खेल आने वाले सालों में कैसे आगे बढ़ता है और इसके क्षेत्रीय और वैश्विक असर क्या होते हैं।